हेलो साथियों, FRSR का पार्ट 5 करेंगे। डेपुटेशन को फॉरेन सर्विस भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो हम स्टडी करेंगे। डेपुटेशन होता है, मान लो ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ से कुछ बंदे किसी दूसरे ऑफिस में या आउटसाइड इंडिया भी जा सकते हैं फॉर 5 to 7 ईयर्स या 3 to 7 ईयर्स। ठीक है, टेम्परेरी किसी ऑफिस में जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं डेप्यूटेशन। ठीक है, डेप्यूट करना होता है, 7 साल मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। तो यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तक जाते रहते हैं डेपुटेशन पे। ठीक है, मान लो आप AAO हैं लेवल 7 पे, तो आपकी 3 या 5 साल की सर्विस होने के बाद आप डेपुटेशन पे किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे मान लो AO की आपकी प्रमोशन नहीं हो पाती है या पोस्ट खाली नहीं है, तो कहीं और AO की पोस्ट निकलती है, तो आप वहाँ अप्लाई करके 5 से 7 साल जा सकते हैं। ठीक है, सैलरी वहीं की मिलेगी आपको और डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा साथ में। सो गुड, वेल, विन विन सिचुएशन है, बोरोइंग डिपार्टमेंट के लिए भी, लैंडिंग डिपार्टमेंट के लिए और एम्प्लॉय के लिए भी। सो ये हमारा डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस का पार्ट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। सो हम देखते हैं फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है। फॉरेन सर्विस का मतलब है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के पास आपकी ड्यूटी होना और पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आएगा। ठीक है, यूजुअली जो ऑटोनमस बॉडीज़ होती है ना, या PSUs होते हैं, उन वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है उसको भी डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस कहा जाता है। ठीक है, सो देखते हैं क्या कंडीशंस है इसकी। सो एक बेसिक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। मान लो ये एक डिपार्टमेंट है, एम्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से कोई बंदा डेपुटेशन पे जाता है किसी और डिपार्टमेंट में या फॉरेन सर्विस पे जाता है। ठीक है, तो ये जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है ना, जिसने बोरो किया है एम्प्लॉय को, वो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन भेजेगा। ठीक है, हमें पता है ना अर्नड लीव हमें कितनी मिलती है साल की, 30। ठीक है, एक साल में मान लो 1 साल के बाद ये एम्प्लॉय वापस आ जाता है, तो ये जो 30 लीव्स का जो पैसा है वो तो इसके खर्चा पड़ जाएगा, काम उसने यहाँ पे किया है। तो ये जो बोरोइंग वाला डिपार्टमेंट है ना, 30 में से जितनी लीव ले ली वो तो ले ली। मान लो इसने 10 लीव ले ली थी, तो 20 इसके अकाउंट में बची हैं, तो इन 20 का जो पैसा है ना, ये इधर भेजना पड़ेगा वापस। ठीक है, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये पूरा मामला है। पेंशन कंट्रीब्यूशन भी भेजना पड़ेगा, ग्रेचुइटी कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि सर्विस वो यहाँ दे रहा है। ठीक है, और फाइनल भरपाई इसको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ कंट्रीब्यूशन जाता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस है फॉरेन सर्विस की, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है ना फॉरेन सर्विस की, वो सारी पहले ही एडवांस में आप कंसल्ट कर लो। जो भी फॉरेन एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अकाउंट ऑफिसर है, ये तीनों मिलके डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये कंडीशन होगी, इतना लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना है, कितने टाइम के लिए हम दे रहे हैं, है ना। सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड कर लो ताकि बाद में कोई डाउट ना आए। और अगर ग्रेटर इम्पोर्टेंस की ड्यूटी कर रहा है तो पे भी उसी हिसाब से फिक्स किया जाना चाहिए वहाँ। मान लो यहाँ मैं लेवल 7 का काम कर रहा हूँ, 10 पे गया हूँ, तो उसके हिसाब से पे फिक्स होनी चाहिए मेरी। और ये तो है ही कि भाई कब से शुरू होगा ये पीरियड, जहाँ से रिलीफ हुए, और ख़त्म कब होगा, जब आपने टेक ओवर कर लिया चार्ज वापस आके। पे जो है आपको पता ही है, फॉरेन एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, जहाँ आप काम करोगे वहीं पे आपको मिलेगी। अच्छा, मान लो आप छुट्टी पे गए हुए थे, उस दौरान आपको भेज दिया फॉरेन सर्विस पे।
ठीक है, फॉरेन सर्विस पे भेज दिया, तो जिस डेट से ऑर्डर निकला है ना, उसके बाद आपको कोई भी लीव सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर ये फॉरेन जो एम्प्लॉयर है ना, ये देखेगा कि क्या देना है क्या नहीं। ठीक है, पुराना डिपार्टमेंट आपको कोई भी लीव सैलरी वगैरह नहीं देगा, वहीं से ही सैलरी आपकी बंद हो जाएगी। और एक बात, ये जो फॉरेन एम्प्लॉयर है ना, इससे कोई भी ग्रेच्युटी या पेंशन नहीं लेगा। ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, ये फॉरेन एम्प्लॉयर से कोई भी ग्रेच्युटी या पेंशन नहीं लेगा, क्योंकि उसका पैसा ये भेज रहा है इसको। फॉरेन एम्प्लॉयर जो है ना, ये पैसा डिपार्टमेंट को भेजेगा। कंट्रीब्यूशन जो हमने देखा ना, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन, पेंशन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ दिया हुआ है, हैव टू बी पेड, कंट्रीब्यूशन पे किए जाएंगे फॉर दीज, फॉर पेंशन, फॉर कोई भी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फॉर लीव सैलरी। ठीक है, और देखो, अगर लीव ले ली है कोई, वो तो ठीक है। अगर लीव नहीं ली है ना, उसका पैसा, उसकी लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पुराने वाले डिपार्टमेंट में भेजी जाएगी। क्योंकि जो छुट्टियां ले ली वो तो ले ली ना, उसका पैसा तो सरकार को देना ही नहीं है, वो तो उसने छुट्टियां ले ली। उसका पैसा तो जो फॉरेन एम्प्लॉयर है वो दे ही रहा है। अब जो बाकी छुट्टियां बचेगी ना, उसका पैसा तो जब वो वापस चला जाएगा मेन अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, तो उसको देनी पड़ेगी। तो और काम उसने अपने यहाँ पे किया है फॉरेन एम्प्लॉयर के पास, तो ये फॉरेन एम्प्लॉयर जो है ना, ये इधर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन भेजेगा। पेंशन भी इसको देनी है पेरेंट डिपार्टमेंट को, तो पेंशन कंट्रीब्यूशन। सो ये कंट्रीब्यूशन इसलिए भेजे जाते हैं, समझ गए ना आप बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है ना, वो देखो, फॉरेन सर्विस अगर इंडिया में है तो ही पे करना है। अगर आउट ऑफ इंडिया में फॉरेन सर्विस है ना, तो पे करने की नीड नहीं है। किसको? जो फॉरेन एम्प्लॉयर है वो पेरेंट डिपार्टमेंट को पे करता है ना। अगर वो आउट ऑफ इंडिया है तो पे करने की नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ वैसे ही बहुत छुट्टियाँ मिलती हैं दूसरे देशों में, यूरोप वगैरह में। सो वहाँ वैसे ही नीड छोड़ो, ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना, ये नहीं आएगा पेपर में। और आगे दिया हुआ है कि मान लो जो लीव सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो रिसीव नहीं हुए हैं, तो जो भी सर्विस, जो भी पीरियड उसने सर्व किया है, वो लीव अर्निंग करने के लिए काउंट ही नहीं होगा। मान लो उसने 1 साल वहाँ सर्व किया, तो वो यहाँ ये नहीं आके, ये अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आके ये नहीं कह सकता कि मुझे 30 छुट्टियाँ क्रेडिट करो मेरे अकाउंट में। ठीक है, वो उसका फॉरेन एम्प्लॉयर जाने और वो जाने। ठीक है, यहाँ पे वो काउंट पीरियड नहीं होगा अगर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन हमें रिसीव नहीं हुआ है। सो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आना ज़रूरी है पुराने जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी फॉरेन एम्प्लॉयर के पास वो सर्व करके आया है। ठीक है, फिर बात करते हैं, कोई एम्प्लॉई अगर डेप्यूट किया जाता है यूएन की बॉडीज़ में, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि देखो, उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो ये जो यूएन बॉडी है यहाँ से पेंशन ले ले, और जितना भी पीरियड यहाँ सर्व किया है वो फिर काउंट नहीं होगा पेंशन के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट को खुद पे कर दे। ठीक है, खुद पे करेगा तो जो पीरियड उसने सर्व किया है, मान लो 3 साल सर्व किया है वहाँ पे, तो वो पेंशन के लिए काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है, या तो वो खुद पे कर दे पेंशन कंट्रीब्यूशन, या जिस बॉडी में उसने सर्व किया है वहाँ से ही रिटायरमेंट बेनिफिट ले ले। ठीक है, सो ये दोनों बेनिफिट, दोनों ऑप्शन मिलते हैं उसको
गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर वो 3 साल से ज़्यादा किसी भी यूएन बॉडी में सर्व करता है, एडीबी यूएन बॉडी को इन इस टाइप की जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है ना वहाँ सर्व करता है। और अगर 1 साल से तो 1 साल से ज़्यादा अगर सर्व किया है किसी ने तो वो वहाँ के बेनिफिट्स ही लेगा। जो फॉरेन बॉडी है ना उसी से जो भी पेंशन बेनिफिट्स होंगे वो ले लेगा। हम यहाँ आने के बाद उसको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। सो 3 साल से अगर ज़्यादा सर्विस की है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो वो खुद पे कर दे पेंशन कंट्रीब्यूशन और अपनी सर्विस को काउंट करवा ले पेंशन के लिए, या वहाँ की बॉडी से ले पेंशन का बेनिफिट ले ले। ठीक है। सो ये 2 केस बनते हैं, एक तो 1 साल से ज़्यादा वाला, एक 3 साल से कम वाला या 3 साल से ज़्यादा वाला। ठीक है। तो इसको थोड़ा इससे देख लेते हैं। मान लो उसने 1 साल सर्विस की, यहाँ 1 साल पूरा हुआ, फिर यहाँ आके यहाँ पे 3 साल पूरी हो जाती। 3 साल के बाद इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है। इस पीरियड में उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो वहाँ से ही बेनिफिट उठा ले। ठीक है, याद रहेगा ऐसे। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं वो उनके पास ऑप्शन है कि वो खुद पे कर दे अपने पेंशनरी कंट्रीब्यूशन, और जो ग्रेचुइटी है ना वो रिसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जो फॉरेन सर्विस में उन्होंने काम किया ना उनसे वो अपनी ग्रेचुइटी का पैसा ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और पेंशन कंट्रीब्यूशन उनको खुद पे करना पड़ेगा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉरेन सर्विस पे है उसको प्रोफॉर्मा प्रमोशन अलाउड है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। प्रोफॉर्मा प्रमोशन, प्रोफॉर्मा प्रमोशन का मतलब हम समझते हैं, मान लो कोई बंदा डेपुटेशन पे गया हुआ है, ठीक है, और उसकी प्रमोशन ड्यू हो जाती है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे गया हुआ है वो डेपुटेशन पे, ठीक है, और ये उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है जहाँ उसकी प्रमोशन होनी है। तो कैसे होगी उसकी प्रमोशन? तो उसको वो नहीं है फिर भी उसको प्रोफॉर्मा प्रमोशन दे दी जाएगी। ठीक है। तो जैसे उसके इस डिपार्टमेंट में उसके कुछ जूनियर्स होंगे ना या उसके साथ वाले होंगे, वो अगर प्रमोट हुए हैं तो इसको भी प्रमोटेड माना जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वो तो डेपुटेशन पे गया हुआ है उसको कैसे प्रमोट करें ना, उसको आप प्रोफॉर्मा प्रमोशन देंगे। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कितना देना होता है। ये देना होता है 11% ऑफ बेसिक पे। ठीक है। जो भी आप फॉरेन सर्विस में बेसिक पे ड्रॉ कर रहे हो ना उसका 11% देना होता है। इसको याद करने का तरीका क्या होगा? 11%, 11, और लीव में क्या आ रहा है? LE, लीव। ये सेम है 11, यहाँ पे भी LE आ रहा है। ठीक है। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन अगर फॉरेन एम्प्लॉयर पे कर रहा है फिर तो जो आपने पे ड्रॉ की है एक्चुअल में उसका परसेंटेज निकाला जाएगा 11%। और अगर आप खुद पे कर रहे हो तो नेट पे का मतलब है पे के अंदर से आपने जो ये पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया है ना, पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, ये हटा दिया जाएगा। जैसे कि ये कैलकुलेशन यहाँ ऐसे बनती है। ये जो फाइनल लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है ना L, ये बनेगा F में से, F है ना ये, इसमें से हमने पेंशन कंट्रीब्यूशन हटा दिया, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया R/100, R यानी कि 11% है ना।
पेंशन कंट्रीब्यूशन हटा के हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो ऐसा फॉर्मूले वगैरह याद करने की नीड नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए अलग है और एनपीएस वालों के लिए अलग है। एनपीएस वालों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो, इसमें एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है 10%, ठीक है, प्लस 14% एम्प्लॉयर का होता है, ठीक है, सरकार का, प्लस 4% इसमें ग्रेजुइटी के जोड़ लो, ठीक है, तो ये बन जाता है 28%। इतना कंट्रीब्यूशन देगा हमारा जो फॉरेन एम्प्लॉयर है, और इसमें ये 28% होगा पुरानी बेसिक पे का, ओल्ड बेसिक पे का, ठीक है, जो उसकी पहले थी पेरेंट डिपार्टमेंट में। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो तो कुछ होता नहीं है, सरकार ही कंट्रीब्यूट करती है सारा, तो ये हो जाएगा 14 + 4 18%, याद रहेगा, और प्लस डीए तो है ही है। सो ये चीज़ याद रखनी है कि कैलकुलेट जो होगा ना, वो बेसिक पे एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन सर्विस, ठीक है। और अगर प्रोफॉर्मा प्रमोशन मिल गया आपको वहाँ रहते रहते, तो जो प्रोफॉर्मा प्रमोशन के बाद जो आपकी नई पे फिक्स हुई है, उसके बेसिस पे आपका 18% या 28%, जो भी आपका ओल्ड या न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से बनता है, वो दे दिया जाएगा। सो प्रोफॉर्मा प्रमोशन समझ गए ना आपको, कि आप हैं नहीं वहाँ, फिर भी आपको प्रमोशन मिल गई, आप डेपुटेशन पे गए हुए थे, फिर भी आपको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिल गई, उसे कहते हैं प्रोफॉर्मा प्रमोशन। फाइन। और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन के समय क्या था, वहाँ पे आपकी जो फॉरेन एम्प्लॉयर, फॉरेन सर्विस में जो आपकी बेसिक पे है ना, उसके परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट हो रही थी। कितनी? 11%, 11% हमने याद किया था। तो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन 11% ऑफ द बेसिक पे इन फॉरेन सर्विस, और पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो होगी 18 या 28% ऑफ द बेसिक पे इन दी पेरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, याद रहना चाहिए अपने को। सो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। ये हो गया 18% और ये हो गया 28%। 4% इसके अंदर ग्रेचुइटी का भी है, याद रखना, ये ना 4% फॉर ग्रेचुइटी। और एनपीएस के केस में एक कंडीशन और है, याद रखना, ये जो एम्प्लॉयर का 14% है ना, ये एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में डालना जरूरी है, ठीक है। ओके, सो डेप्यूटेशन पे जाते हैं ना, तो डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। अगर आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट की बेसिक पे लेते हो तो आपकी पुरानी बेसिक पे प्लस उस पर 5% या 10% डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस लगेगा, ठीक है। 5% लगेगा अगर आप सेम स्टेशन पे हो, और 10% लगेगा अगर आप डिफरेंट स्टेशन पे हो, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक डेप्यूटेशन अलाउंस होता है, ठीक है। इसमें डेप्यूटेशन का मतलब यही है कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट से बाहर कहीं और डिप्यूट कर दिया गया है, किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई भी बॉडी जो सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। नॉन गवर्नमेंट है तो उसको फॉरेन सर्विस कहते हैं। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, है ना, ऑटोनमस बॉडीज़, पीएसयूज़ वगैरह ये सब आ जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस मिलता है 5% या 10%, ठीक है। आगे रेट्स हम देख लेंगे। और ये जो डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस है, इसको स्पेशल पे माना जाता है, याद रखना है। स्पेशल पे यानी कि स्पेशल काम कर रहे हो आप,
आर्ड्यूअस नेचर का। फाइन। अब हम देखते हैं कितना पीरियड होता है डेपुटेशन का। वो देखो, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, या फिर 5 साल। एक्सटेंशन अगर छठे साल के लिए लेना है तो सेक्रेटरी की अप्रूवल चाहिए, ठीक है, या चीफ सेक्रेटरी स्टेट का। 7वें साल के लिए अगर अप्रूवल लेना है तो मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो सेक्रेटरी और मिनिस्टर ये दोनों एम्पावर्ड हैं, ठीक है। 7वें साल के लिए लेना है, इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो डेपुटेशन के पीरियड को। सो नॉर्मली 5 साल है, या फिर रिक्रूटमेंट रूल जो भी एक्स काडर की पोस्ट है, एक्स काडर कहते हैं इसको। एक होता है पेरेंट काडर जहाँ से आप आए हो, ये हो गया एक्स काडर, यानी आपके काडर से बाहर की पोस्ट है ये, ठीक है। तो एक्स काडर की पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट रूल दिए हुए हैं उसके बेसिस पे, उसमें जितने भी साल दिए हुए हैं, 3 साल 5 साल, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा। या नहीं दिए हुए हैं तो 5 साल डेपुटेशन का आपका पीरियड होगा। छठे साल में सेक्रेटरी एक्सटेंड कर सकता है, 7वें साल में मिनिस्टर। फाइन। और इस दौरान आपको डेपुटेशन अलाउंस भी मिलेगा, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस 5% अगर आप सेम स्टेशन में हैं, 10% अगर आप डिफरेंट स्टेशन में हैं। और ये जो मिनिस्टर और सेक्रेटरीज हैं ये किसके होने चाहिए? जो जहाँ पे आप जा रहे हो, यानी जो बोरो कर रहा है आपको उसके, या जो लैंडिंग है आपकी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरीज। ये जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है ना, ये अपने सेक्रेटरी से पूछेंगे कि भाई इनको फर्दर छठे और 7वें साल के लिए एक्सटेंशन दे दें या नहीं, ठीक है। तो बोरोइंग डिपार्टमेंट। और जो डेपुटेशन अलाउंस है वो सिर्फ पहले 5 साल के लिए ही मिलेगा। जो एक्सटेंड किया गया ना, छठा साल सेक्रेटरी के कहने पे, 7वां साल मिनिस्टर के कहने पे, उस दौरान आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा 7 साल के बाद भी अगर एक्सटेंशन लेना हो तो वो पावर होती है डीओपीटी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट इनके पास कौन भेजेगा? मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर 7वें साल में एक्सटेंड करता है ना, 7 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो मिनिस्टर भेजेगा डीओपीटी को, और बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही भेजेगा, सिर्फ ये याद रखना है। और 6 महीने पहले भेज देना है, क्योंकि 6 महीने तो लगेंगे ना कार्रवाई करने में, डीओपीटी अपने लेवल पे स्क्रूटनाइज करेगा। तो जैसे ही टेन्योर पूरा होने वाला है, मान लो 7 साल यहाँ होने वाले हैं उसको, ये 7वां साल है इसका चल रहा है, तो 6 महीने पहले भेज दो डीओपीटी के पास। ओके, अब डेपुटेशन पीरियड मान लो आपका एक ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद 3 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, यानी 3 साल तक आप अपने पेरेंट काडर में ही रहोगे, कहीं भी नहीं जा सकते। ये चलता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक। और एडिशनल सेक्रेटरी वाले केस में 1 साल, एडिशनल सेक्रेटरी और उससे ऊपर वाले लेवल में 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, क्योंकि ये बहुत सीनियर लोग हो जाते हैं, इनको बहुत अलग अलग जगह पे जाना होता है, अलग अलग, कभी इस डिपार्टमेंट में कभी इस डिपार्टमेंट में। तो कूलिंग ऑफ पीरियड कम रखा गया है, सिर्फ 1 साल का एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे। और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल 14 होता है, तो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे आप मान लो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, जॉइंट सेक्रेटरी और उससे नीचे वाले लेवल्स पे, ठीक है। सो 3 साल 1 साल दोनों याद रखने हैं हमें। अच्छा, कौन उस कूलिंग ऑफ पीरियड से एग्जेम्प्टेड है? जो पर्सनल स्टाफ है ना यूनियन मिनिस्टर्स के, है ना, तो इनको कभी किसी यूनियन मिनिस्टर का बना दिया, कभी किसी यूनियन मिनिस्टर का पीएपीएस बना दिया, तो इनको बार बार मिनिस्टर्स बदलने पड़ते हैं, तो ये एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, एक केस इसमें आता है, मान लो कोई बंदा यहाँ किसी डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे था, ठीक है, फिर यहाँ से ये किसी मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ बन गया, तो क्या ये एग्जेम्प्टेड है कूलिंग ऑफ पीरियड से?
सो बात यह है कि यहाँ पे जैसे इसका पीरियड ख़त्म होगा ना मिनिस्टर के पास, तो इसको अपने पेरेंट कार्डर में वापस आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये अपने पेरेंट कार्डर से यहाँ गया था, यहाँ इसने कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा नहीं किया, यहाँ से ये मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ बन गया। तो अब यहाँ से ये नहीं कह सकता कि मैं किसी और मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ बन जाता हूँ बिना कूलिंग ऑफ पीरियड के, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको आना ही पड़ेगा वापस। फाइन, ओके। सो अब मिनिस्टर वालों में एक चीज़ और है, 10 साल की मैक्सिमम लिमिट है। मान लो ये एक मंत्री है, ये एक मंत्री है, ये एक मंत्री है, ये एक मंत्री है। मान लो ये 2 साल इसका रहा पीए, 3 साल इसका, 2 3 5, 4 साल इसका, 1 साल इसका, ठीक है। तो 2 3 4, 2 3 5 4 9 और 1 10, तो 10 साल पूरे हो गए। अब इसका कूलिंग ऑफ पीरियड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कोई नहीं कह रहा 10 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर एक कंडीशन आती है कि हमें कितने साल की सर्विस हमारी ज़रूरी है। हम 9 साल की सर्विस करने के बाद किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी यूटी गवर्नमेंट या बॉडी, ट्रस्ट, सोसाइटी, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज़ में जा सकते हैं। सेंटर टू सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है, बट सेंटर से अगर आपको स्टेट में, यूटीज़ में, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज़ यहाँ जाना है ना, तो आपको 9 साल की सर्विस करनी ज़रूरी है। और पूरी सर्विस में सिर्फ 7 साल ही अलाउड है, 7 ईयर्स। इससे ज़्यादा आप डेपुटेशन पे नहीं जा सकते। अच्छा, ये जो 7 साल वाली कंडीशन है ना, कि 7 साल से ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते, ये रिलैक्स की जा सकती है अगर आप नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान या लक्षद्वीप में जा रहे हो फॉरेन सर्विस पे, है ना। यहाँ पे अगर आप जा रहे हो ना, तो आप 7 साल के बियॉन्ड भी डेपुटेशन पे जा सकते हो। अच्छा, हमने देखा 9 साल की सर्विस ज़रूरी है, 9 साल की सर्विस करने के बाद आप जा सकते हो। बट स्पाउजल ग्राउंड पे अगर आपकी वाइफ और हस्बैंड किसी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी वगैरह में हैं, तो आप 6 साल में जा सकते हो। आपको 3 साल कम कर दिया आपके लिए, ठीक है। वो कह रहे हैं 6 साल की सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में दो और स्टेट वगैरह में आप डेपुटेशन पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? मैक्सिमम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 7 साल तक जा सकता है। बट अगर नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, यूटी यहाँ पे जाना है, अंडमान वगैरह में, तो वो 7 साल वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है और वो मिनिस्टर से अप्रूवल करवा के 7 साल से ज़्यादा भी डेपुटेशन पे जा सकता है कोई बंदा। अच्छा, डेपुटेशन का टर्म पूरा हो जाने के बाद वापस भेजने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो वो बोरो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर कोई ऑफिसर नहीं आता है वापस, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन चलाया जा सकता है और वो जो सर्विस उसने वहाँ दी है, ओवर स्टे जितना भी उसने किया है वो काउंट नहीं होगा पेंशन के लिए और इंक्रीमेंट के लिए विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो ये मेजर पेनल्टी होगी। क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी कि वो पूरी सर्विस में आपकी हमेशा के लिए वो इंक्रीमेंट का लॉस, यानी कम सैलरी रहेगी आपकी हमेशा के लिए, ठीक है। जो एम्प्लॉय डेपुटेशन पे होता है ना, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो वो अपनी नॉर्मल पे फिक्स करवा ले, जो भी उसकी डेपुटेशन वाली पोस्ट है ना, एक्स कैडर वाली पोस्ट, वहाँ पे जो भी नॉर्मल रूल से, मान लो वो लेवल 7 से लेवल 10 पे गया है, तो लेवल 10 पे अपनी पे फिक्स करवा ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर वो अपनी लेवल 7 वाली पे ले, बेसिक पे, प्लस उसमें कोई पर्सनल पे अगर जोड़नी है, और डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस, ये हमने देखा था ना, 5% या 10%, ठीक है, ये वो करवा सकता है। सो ये 2 ऑप्शन है उसके पास। हाँ, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, उनमें ये केस नहीं मिलेगा उसको। उसमें वहाँ के जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से ही उसकी पे फिक्स की जाएगी। और 1 महीने के अंदर अंदर बोरोइंग अथॉरिटी जो है उसको ये ऑप्शन ले लेना है
कि कि भाई आप डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस लेना चाहते हो या हमारे जो डेपुटेशन पोस्ट है उसके हिसाब से पे फिक्स करवाना चाहते हो। 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करने के ये ऑप्शन बोरोइंग अथॉरिटी को ले लेना है। ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर दिया वो फाइनल रहेगा, बट मान लो उसको प्रोफॉर्मा प्रमोशन मिल गया अपने पुराने डिपार्टमेंट में, या उसको लोअर ग्रेड पे रिवर्ट कर दिया गया है पेरेंट कार्डर में, है ना, या उसकी पे रिवाइज की गई है अपने पेरेंट कार्डर में, तो मतलब पे में कोई चेंज हुआ है ना, अगर प्रमोशन के कारण हुआ हो या रिवर्ट कर देने के कारण हुआ हो, तो वो अपना ऑप्शन चेंज कर सकता है। मान लो उसको लोअर ग्रेड में रिवर्ट कर दिया तो अब उसके नुकसान हो गया। अब वो बोलेगा कि भाई मुझे अपने पुराने डिपार्टमेंट वाली पेरेंट डिपार्टमेंट वाली पे नहीं चाहिए। अब वो बोलेगा कि भाई अब आप लोग अपने हिसाब से पे फिक्स कर दो, मेरी अपने रूल के हिसाब से लेवल 10 पे कर दो, ठीक है, ओके। और रेट्स ऑफ डेपुटेशन अलाउंस हम देख सकते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये 5% और 10%। मैक्सिमम लिमिट पहले ये हुआ करती थी, अब ये 25% बढ़ गई है। सो मैक्सिमम लिमिट अब बढ़ गई है, ये जो 9,000 है ना, ये बढ़ के हो गया है। आप देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, आप यही याद रखो क्योंकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। आप इतना याद रखो, 9,000 प्लस 9,000 का 25%, ठीक है, और 4500 प्लस इसका 25%। इतनी मैक्सिमम लिमिट है डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस की। इसको याद करने का तरीका देखो, डेपुटेशन ड्यूटी, सो ये जो है ना डी, ये 9 जैसा ही लग रहा है, देखो 9 उल्टा कर दिया, सो बस 9,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है, ये मैक्सिमम है। और अगर सेम स्टेशन पे हैं तो 4500 पर मंथ मिलेगा। हाँ, इसमें प्लस 25% जो बढ़ गया है ना, ये लगा देना आप, ठीक है। अगर सीधा आप 25% इसमें लगा के कैलकुलेट करोगे तो वो अजीब सी आ जाएगा कुछ, ठीक है, वो कुछ 11,000 समथिंग आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 11,050 शायद, है ना। आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप बस ये टर्म्स याद रखो, मैक्सिमम, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिक पे प्लस डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस जो है वो 2,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एपेक्स लेवल पे ये है ना 2,25,000, लेवल 17 पे, है ना। और साथ में अगर NPA भी जोड़ दिया जाए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वो सारा मिला के 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 2,37,500 जो है ना, वो एवरेज होता है, एवरेज लिया जाता है, जो लास्ट वाला लेवल है ना, लेवल 17 का, उसमें ऐसे सेल्स दी हुई हैं, उसमें जो भी सेल्स हैं उनका एवरेज निकाला जाए तो 2,37,500 बनता है। सो ये हमें याद रखना है। सो बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस 2,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर NPA भी जोड़ दिया जाए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो डॉक्टर्स को मिलता है 20% ऑफ देयर बेसिक, वो 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रहेगा हमें। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये आती है, मान लो किसी को प्रोफॉर्मा प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है, और प्रोफॉर्मा प्रमोशन लगने के बाद 2 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स कार्डर पे जो आपकी पे है, पे लेवल है, ठीक है। प्रोफॉर्मा प्रमोशन आपको मिल गया मान लो पुराने डिपार्टमेंट में अपने जो पेरेंट है, वहाँ पे अगर मान लो एक्स कार्डर से कम है सैलरी प्रमोशन के बाद, एक केस में ज़्यादा हो सकती है। अगर ज़्यादा हो गई फिर तो जो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। अगर प्रमोशन के बाद कम है पे लेवल तो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है, इतना ही याद रखना है बस। सो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस तभी मिलेगा अगर लेवल
कम है प्रमोशन के बाद, ठीक है। और अगर ये प्रमोशन जो हुआ है लेवल 14 से ऊपर हुआ है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आप अपनी लेवल 14 वाली सैलरी ही ले लो, या जो पुरानी थी उसके अंदर डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस प्लस करके ले लो, ठीक है। हाँ, 14 वाली सैलरी में आप डेपुटेशन अलाउंस नहीं ले सकते हो। उसको बोला जाएगा कि या तो आप ये सैलरी उठा लो अपनी लेवल 14 वाली, ठीक है, या फिर जिससे आप प्रमोट हुए हो उस पोस्ट में डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस ऐड करवा के ले लो, ठीक है। अब देखते हैं कि वहाँ जाने के बाद एक्स कैडर पोस्ट पे डेपुटेशन पे जाने के बाद आपकी पे फिक्सेशन कैसे की जाती है। पे फिक्सेशन हमने वैसे ही की जाएगी जैसे पहले हमने और रूल्स देखे हैं नॉर्मल में। तो मान लो आप एक्स कैडर वाली पोस्ट पे जो आपकी सैलरी है वो हायर है, यानी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, तो उसका एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा आपकी पेरेंट कैडर वाली पोस्ट पे जो पे थी उस पर, ठीक है। फिर एक इंक्रीमेंट के बाद जो भी यहाँ पे बनेगी पेरेंट कैडर में, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ एक्स कैडर वाले सेल्स में देखा जाएगा, कोई सेल है तो वहाँ फिक्स कर दी जाएगी आपकी, नहीं है तो नेक्स्ट हायर सेल देखी जाएगी, वहाँ फिक्स कर दी जाएगी। फाइन। पुरानी वीडियोस में भी हमने पे फिक्सेशन की देखी थी, उसमें भी ऐसे ही किया जा रहा था। अगर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐसे ही एक इंक्रीमेंट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम के दिया जाता है पेरेंट कैडर वाली पोस्ट में, ठीक है, समझे। और अगर दोनों का लेवल अगर आइडेंटिकल है तो जो वो पे ड्रॉ कर रहा था सेम ही बेसिक पे ड्रॉ करता रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ उसको डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा अगर वो पुरानी पे अपनी ड्रॉ करते रहना चाहता है तो। ये तो बात थी सेंटर टू सेंटर में। अगर वो फॉरेन सर्विस में जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में देखा जाएगा कि पे मैट्रिक्स और लेवल्स वगैरह आइडेंटिकल है या नहीं पेरेंट कैडर में और एक्स कैडर की पोस्ट में। एक्स कैडर यानी जहां आप जा रहे हो अपने कैडर से बाहर डेपुटेशन पे फॉरेन सर्विस पे, अगर सेम है तो जैसे ऊपर हमने किया था ना, एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा अगर हायर लेवल पे जा रहा है, तो वैसे ही सेम तरीके से पे फिक्स कर दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। ओके, अब देखा जाएगा कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ पे और जो अपना पेरेंट कैडर है वहाँ पे देखो, ये पेरेंट कैडर है, ये एक्स कैडर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ वो जा रहा है, बट यहाँ पे स्केल्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। तो अब क्या होगा, अब देखा जाएगा पेरेंट कैडर में जो बेसिक पे प्लस यहाँ पे एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा प्लस डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ये पूरा मैटर। और एक्स कैडर पोस्ट जहाँ वो जा रहा है वहाँ की बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, क्योंकि यहाँ डीए वगैरह कुछ अलग होगा क्योंकि पे स्केल सारे अलग हैं। अब ये दोनों जहाँ भी इक्वल हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, वो सेल देखी जाएगी एक्स कैडर वाली पोस्ट में और वहाँ फिक्स कर देंगे, ख़त्म बात। मान लो यहाँ ये 50,000 आ रहा है और इधर भी कोई एक सेल मिल गई जहाँ बेसिक पे प्लस डीए जिसका 50,000 बन रहा है, तो बस हो जाएगा पे फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डीए दोनों का मिला के देखा जाएगा, क्योंकि डीए ही वो चीज़ है जो अलग है दोनों में। क्योंकि बेसिक पे यहाँ का हमें पता है, जहाँ भी वो जा रहा है जो उसने चुना है, यहाँ जो बेसिक पे ड्रॉ कर रहा था वो फिक्स है ही, यहाँ का डीए हमें पता है कितना है, ठीक है। यहाँ पे डीए 1 है मान लो, ठीक है, डीए 1 ये हो गया हमारा डीए 2, ठीक है। और यहाँ पे हमें बेसिक पे एक इंक्रीमेंट भी देना है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जहाँ बराबर हो गई जिस बेसिक पे वहाँ पे इसकी सैलरी फिक्स कर दी जाएगी, ख़त्म बात। क्योंकि यहाँ डीए अलग है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए ये हम डीए वाला कंपोनेंट
दोनों का मिला के फिर फाइनल में कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसको उदाहरण के साथ देखते हैं, डीए क्यों कैलकुलेट करें। मान लो यहाँ पे सैलरी है इसकी 50,000, ठीक है, और डीए है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में 53%, ठीक है, और मान लो कहीं जाता है वो राजस्थान गवर्नमेंट में, वहाँ पे बेसिक पे है लेट से 25,000, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ देखी जाए तो क्या 25,000 पे फिक्स किया जाएगा? नहीं। अब यहाँ इसका मान लो डीए है राजस्थान गवर्नमेंट में लेट से 200%, ठीक है। तो अब ये देखो, अब जाके ये बराबर चीज़ें बनी हैं थोड़ी थोड़ी, है ना। इसलिए ये डीए वाला कंपोनेंट लगा के देखा जाता है कि बराबर कहाँ बन रहा है, वहीं फिक्स कर दी जाएगी फिर, ठीक है। सो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। पे फिक्स इस तरह से होगी एक्स कार्डर पोस्ट में। सो बेसिकली हम बेसिक पे नहीं देखेंगे, एमोल्यूमेंट्स देखेंगे, ठीक है, समझे, एमोल्यूमेंट्स। उसके बाद है कि अगर प्रमोशन के कारण, प्रोफॉर्मा प्रमोशन के कारण उसका ग्रेड पे जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है, तो जो वो पर्सन है ना उसको हायर ग्रेड पे ड्रॉ किया जाना चाहिए, ठीक है। सो समझ गए ना, जिस पोस्ट पे वो प्रमोट हुआ है ना, ऑन विच ही इज़ प्रमोटेड, उसका पे स्केल वो ले सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि डेपुटेशन के दौरान जो एम्प्लॉई है उसकी बेसिक पे मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे पहुंच गई, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ गई, तो 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे ये यहाँ मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा ना, ये मैक्सिमम सेल में, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको वापस रिवर्ट कर देना है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। देखो, एक डेपुटेशन पे नहीं भेजा जाएगा किसी बंदे को अगर ऐसा है, कैसा, कि उसकी जो भी बेसिक पे है, ठीक है, उसमें डियरनेस अलाउंस लगा दिया हमने, अगर ये लगाने के बाद अगर वो जिस भी एक्स कैडर पोस्ट में जा रहा है वहाँ पे कुछ मैक्सिमम लेवल होगा, मान लो लेवल 7 है, वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी जाती है 1,42,000 समथिंग। अगर बेसिक पे प्लस डीए उसके पेरेंट कैडर की पोस्ट पे अगर लगाएं हम और उसमें एक इंक्रीमेंट दे दें अगर हम, तो अगर वो 1,42,000 से पार चला जाता है तो डेपुटेशन उस केस में अलाउड नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम सेल को ही क्रॉस कर गया, ठीक है। यही हमने होने नहीं देना है। सिंपल भाषा में समझते हैं, मान लो कोई बंदा है वो लेवल 7 पे जाना चाह रहा है, ठीक है, मान लो वो किसी डिपार्टमेंट में जाओ है, जूनियर एओ, वो डबल एओ पे जाना चाह रहा है लेवल 7 पे। लेवल 7 पे हमें पता है मैक्सिमम जो जाता है ना 44,900 से शुरू होता है और 1,42,000 समथिंग पे जाता है, लास्ट सेल ये है। अब जाओ कि जो भी उसकी सैलरी है मान लो, उस पे मैं अगर डीए लगा दूं और एक इंक्रीमेंट दे दूं, तो जो फाइनल आएगा ना वो 1,40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो रहा है तो डेपुटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सैलरी उठा रहा है, इसका मतलब ये है। फाइन। ओके, अब इंटरेस्टिंग केस ये आता है कि मान लो कोई एम्प्लॉई एक एक्स कैडर पोस्ट से किसी दूसरी एक्स कैडर पोस्ट में जाता है और ये इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो अब
पे फिक्सेशन जो किया जाएगा ना यहाँ पे, वो किया जाएगा इस बेसिस पे, पेरेंट डिपार्टमेंट में उसकी क्या बेसिक पे थी, उस पे एक इंक्रीमेंट लगा के फिर यहाँ पे फिक्स की जाएगी। बस ये इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे एक्स कैडर पोस्ट में जो भी उसकी सैलरी थी ना, उससे कम यहाँ ना बने। अगर कम बन रही है तो उसको क्या देंगे हम, पर्सनल पे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पर्सनल पे क्या होता है और स्पेशल पे क्या होता है। तो सब्सटेंशियल पे में कोई लॉस हो रहा हो तो पर्सनल पे दिया जाता है। ठीक है, समझे? ठीक है, सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सनल पे दिया जाएगा। और एक चीज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें तभी होगी जब उसने एक्स कैडर पोस्ट पे अपनी पे फिक्स करना चुना हो। मान लो ये उसका पेरेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट थी, तो यहाँ से वो यहाँ गया है, तो एक ऑप्शन होता है ना कि या तो वो पेरेंट वाली प्लस डेप्यूटेशन अलाउंस ले ले, या एक्स कैडर पोस्ट वाली पे नॉर्मली पे फिक्स अपनी करवा ले। ठीक है, तो पे फिक्सेशन का केस यहाँ तो आएगा ही नहीं। इस केस में एक्स कैडर वाली पोस्ट अगर वो चुनता है ना, तब उस केस में ये सारा मामला होगा। अगर ये कम बनती है तो पर्सनल पे दिया जाएगा उसको। ठीक है, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछता हूँ। ये उसका था पेरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या पेरेंट कैडर बोल लो। यहाँ से वो जाता है किसी एक्स कैडर की पोस्ट पे, यहाँ पे उसको 10% मिल रहा था डेपुटेशन अलाउंस। ठीक है, अब वो जाता है किसी दूसरी एक्स कैडर की पोस्ट पे, तो क्या यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये दोनों सेम स्टेशन में है, तो क्या इसको 5% मिलेगा या 10%? सो इसको मिलेगा 10%। 5% नहीं मिलेगा। कहीं ये बोल दो कि भाई एक्स कैडर पोस्ट और एक्स कैडर पोस्ट दोनों सेम स्टेशन पे है तो 5% दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10% ही मिलेगा, क्योंकि पेरेंट जो डिपार्टमेंट था वहाँ से तो ये दूसरे शहर में है ना, दूसरे स्टेशन में है ना। सो ये जो मिल रहा था ना, ये अनचेंज्ड रहेगा, 10% ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है 8वें रूल में। ठीक है, वहाँ तो पुराने केस में तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था वो किसी दूसरे एक्स कैडर पोस्ट में जा रहा था। अब केस आ गया है जहाँ पे जो बोरोइंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र कर रही है किसी दूसरी लोकेशन पे, तो डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस को रीफिक्स करना पड़ेगा। मान लो पता चला वो पहले 5% ले रहा था सेम स्टेशन में, बोरोइंग अथॉरिटी ने उसको किसी और स्टेशन पे भेज दिया, तो अब देखा जाएगा कि वो 10% वाले में आएगा या 5% वाले में आएगा। ठीक है, सो रीफिक्स किया जाएगा अगर बोरोइंग अथॉरिटी चेंज करती है तो। ठीक है, और ये हम देख ही चुके हैं कि 5वें साल के बाद जो भी पीरियड आएगा उसमें डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, और या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था उसके बाद 1 साल तो मिलेगा, बट जो सेकंड ईयर होगा उसमें कोई भी डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, और 5 साल के बाद हमने देखा है 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार सेक्रेटरी बढ़ाएगा, एक बार मिनिस्टर बढ़ाएगा। तो ये जो 2 साल हैं यहाँ पे कोई भी डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। 1 साल ये, 1 साल ये, यहाँ पे नो डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस है ना, इसको एज एमोल्यूमेंट काउंट नहीं किया जाएगा फॉर काउंटिंग दी पेंशन। कहीं आप बोलने लगोगे भाई डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस के हिसाब से मुझे पेंशन दो, एमोल्यूमेंट्स का 50% होता है ना,
तो ये एमोल्यूमेंट्स में काउंट नहीं होगा। एमोल्यूमेंट में सिर्फ बेसिक पे आती है, ओके, डीए भी नहीं आता है। अब हम मैक्सिमम एज लिमिट देख लेते हैं। लेवल 14 एंड अबव के लिए तो है 58 ईयर्स, लेवल 14 से नीचे के लिए है 56 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। इतनी, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 58 साल लेवल 14 से ऊपर हैं अगर, और यहाँ पे 56 साल लेवल 14 से नीचे हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो देखो 2 साल ज़्यादा मिल रहे हैं लेवल 14 से ऊपर वालों को। और रिटायरमेंट एज है 60, ठीक है। तो 60 से यहाँ 2 साल पहले, यहाँ 2 साल और कम कर दो, ठीक है। ये ऐसे याद रखना है। अच्छा, क्या कोई एम्प्लॉई हायर ग्रेड पे से लोअर ग्रेड पे जा सकता है डेपुटेशन पे? ये अलाउड नहीं है। और क्या वहाँ जा सकता है जहाँ स्केल ऑफ पे एंड डीए ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो भी नहीं जा सकता, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मतलब बराबर पे नहीं होनी चाहिए। आप लोअर से हायर में जा सकते हो डेपुटेशन पे, कोई इशू नहीं है। ओके, सो डेपुटेशनिस्ट को रिवर्ट कब किया जाता है वापस? 3 महीने का नोटिस दो लैंडिंग मिनिस्ट्री को, यानी जहाँ से वो आया है, और वो अपने पेरेंट कार्डर में वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा प्रीमेच्योरली, ठीक है। कुछ FAQs देख लेते हैं। एक तो ये है कि क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी इच्छा के विरुद्ध फॉरेन सर्विस में भेजा जा सकता है? नो, द आंसर इज नो। फॉरेन सर्विस क्या होती है? जो पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आता है, यूजुअली नॉन गवर्नमेंट सर्विस इसमें आती है, या जो PSU वगैरह है, क्योंकि PSU का अपना खुद का फंड होता है, अपनी खुद की कमाई होती है, उससे पैसा देती है। तो फॉरेन सर्विस ये होती है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कौन सी मिलेंगी? वो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मिलेगी। फिर HRA का पूछा हुआ है, तो HRA के लिए भी एलिजिबल है बंदा, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इसी के साथ हमारा डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा अपार और सर्विस बुक का, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा FRSR कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक जॉइनिंग टाइम की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा जॉइनिंग टाइम, फाइन। और 10 मिनट में ये हो जाएगा। ये भी वैसे जॉइनिंग टाइम जो है ना FRSR में ही आता है, बट अभी ये लीव रूल की तरह ही, जैसे लीव रूल अलग रूल बन गया ना, वैसे जॉइनिंग टाइम रूल्स भी अलग बन गए हैं। सो इसके ऊपर एक वीडियो आएगी। फिर कंप्यूटर पे हम एक वीडियो बना देंगे, और करंट अफेयर्स पे भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। सो फिर उसके बाद हम 14 फरवरी से MCQ प्रैक्टिस करेंगे। करीब करीब 10 दिन तक हमारा MCQ प्रोग्राम चलेगा। सारा कुछ हम उसमें कवर कर देंगे, ठीक है। So be ready for that. Till then, goodbye to all of you and see you in the next video.